हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 3 जिसमें चैप्टर नंबर 5 मैंने स्टार्ट किया है, उसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उससे पहले प्लेलिस्ट में जाके पहले वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आराम से ये चैप्टर समझ में आएगा। और अपना डायनेमिक्स में दूसरा यूनिट चल रहा है। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5वां यूनिट है और अपने डायनेमिक्स में देखे जाए तो ये दूसरा यूनिट है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके जो ऊपर में जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक इस सर्कल के अंदर हम प्रतिबंधित गति पढ़ रहे थे, जिस सर्कल के अंदर हम यहाँ से कण को प्रक्षेप कर रहे थे। तो कण की अलग अलग विवेचना अवस्थाओं के बारे में इससे पहले वाले वीडियो हमने वर्णन कर लिया था। मगर अब इस वीडियो आज का जो ऊपर में है वो है यदि कण की न्यूनतम होगा, यहाँ पे न्यूनतम बिंदु ए से वर्त के अंततल में एक ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि वो ठीक वर्त के स्वर्त बिंदु पर बी तक पहुंचे, तो न्यून बिंदु ए पर दबाव 6 mg अर्थात कण के भार के 6 गुना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर कण ये अपना ए बिंदु है और इसको यहाँ से यू वेग से अगर फेंके ताकि वो उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाए, तो हम पहले ही जानते हैं कि अगर यू स्क्वायर आपके लेस देन 2 Ag हो तो कण आपके ये क्षैतिज व्यास के यहाँ तक पहुंच इससे पहले यहाँ ऐसे गति करेगा। अगर आपके यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 Ag हो तो वो इससे इस व्यास से ऊपर की ओर जाए गति करेगा। और अगर आपके यू स्क्वायर 2 Ag से तो बड़ा हो परंतु 5 Ag से छोटा हो तो इससे और इसके बीच तक रहेगा। और अगर यू स्क्वायर अगर अपना 5 Ag के बराबर हो जाए उस कंडीशन में ये आपके यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो अपने यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाता है कि वो ठीक वर्त के सर्वोच्च बिंदु पर बी तक पहुंचे। तो यहाँ तक बी तक पहुंचने के लिए उसे यू स्क्वायर इक्वल टू 5 Ag से इसको प्रक्षेपित करना पड़ेगा। यानी कण के ठीक ऊपर कण के ठीक वर्त के सर्वोच्च बिंदु बी तक पहुंचने के लिए आपके प्रक्षेपित वेग है प्रक्षेपित वेग रहेगा यू स्क्वायर इक्वल टू 5 Ag होगा, तो ये ठीक ऊपर तक पहुंचेगा। अब हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया बल R वो हमने m/a यू स्क्वायर माइनस के 2 Ag प्लस 3 Ag cos थीटा होता है ये, तथा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के Ag प्लस 2 Ag cos थीटा होता है। ये किसी क्षण आपके वेग होता है और उस पर आपके प्रतिक्रिया बल R का मान निकालना हो तो ये होता है। मगर यहाँ पे हमें इस वेग से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल इसमें ये अपना पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। इस सेकंड से अभी कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे यू स्क्वायर का मान ये रखेंगे और हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए पर दाब। तो बिंदु ए पर दाब वो हो जाएगा दाब के लिए थीटा, यहाँ पे थीटा कितना होगा 0। बिंदु ए पर दाब के लिए आपके थीटा तो हो जाएगा 0, तो आपकी दाब R इक्वल टू m/a, ये m/a यू स्क्वायर का मान ये रखेंगे आपके 5 Ag माइनस के 2 Ag प्लस के 3 cos 3
ए जी और कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस 0। तो इस प्रकार से आपकी r इक्वल टू m अपॉन ए 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस के 3 ये 3 और 5 8 में से 2 निकले तो 6, यहाँ पे आएगा m अपॉन ए इंटू 6 ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके 6 हमें ये प्रूव करना था कि तो निम्नतम बिंदु ए पर दबाव 6 mg होगा, जो कि आपके दिया गया या अर्थात कण के भार के 6 गुना होता है। तो ये हो गया आपके, अतः ए पर दाब 6 mg या कण के भार का 6 गुना होगा। तो ये पहला हमने ऊपर में को प्रूफ किया। ऊपर में सेकंड, यदि कर्ण वर्त का पूरा चक्कर लगाता है तो किसी भी वर्त के व्यास के सिरों पर दाब का योग अचर होता है। ये हमें पूरा प्रूफ करना है। तो देखिए ये अपना सर्कल है जिसमें यहां से ए से अगर हमने ये ए और ये बी, यहां से हमने u वेग से इसको u स्क्वायर वेग से आपने फेंका है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे प्रक्षेप करेंगे तो ये कह रहा है अगर ये पूरा चक्कर लगाएगा, पूरा चक्कर कब लगाएगा, जब आपके u स्क्वायर इक्वल टू 5 kg रहे। तो अगर u स्क्वायर इससे बड़ा रहे या इससे बराबर रहे तो ये पूरा चक्कर लगाएगा, और पूरा चक्कर लगाएगा उस समय वर्त के व्यास के सिरों पर दाब का योग अचर रहता है। तो अब आपको वर्त के व्यास के सिरों, किसी भी व्यास के कहीं पे भी आप ले सकते हो। मान लीजिए ये इस प्रकार से मैंने व्यास ले लिया, तो इस पे दाब ये आपका P हो गया और ये Q। तो ये अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो इस P पे दाब होगा उसका और इसका योग रहेगा, वो अचर सिद्ध करना है। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है आपके, हम जानते हैं कि एक तो v स्क्वायर तो होता है आपके u स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस के 2ag cos थीटा। अभी फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं इसको एक समीकरण दे देता हूं, और r रहेगा m अपॉन ए u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा। ये सेकंड। तो आपके P पर दाब, मान लीजिए ये थीटा है तो P पर दाब, इसको हम P पर दाब लगा लेते हैं। P पर दाब तो ये हो गया, और तथा Q पर दाब, अब Q पर दाब करेंगे तो ये यहां से थीटा है, तो थीटा में यहाँ पे पाई प्लस कर लीजिए। तो उस कंडीशन में अपना जो यहां से यहां तक एंगल बनेगा वो पाई प्लस थीटा होगा। तो Q पर दाब हो जाएगा वो R, ये R1 में ले लो या R2 ले लो, तो वो हो जाएगा m अपॉन ए u स्क्वायर माइनस के एजी और प्लस के 3ag cos पाई प्लस थीटा। तो ये तो आपके P पर दाब तो R1 था जो ये आपके था, और Q पर दाब R2 था जो ये फर्क इतना सा है कि यहाँ पे थीटा तो थीटा ही है, जो यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है, इसलिए P पर दाब ये रहेगा। और अब R2 में थीटा बन जाएगा आपके पाई प्लस थीटा, तो ये R2 पर दाब यानी Q पर दाब हो गया। अब हमें प्रश्न अनुसार यानी इसमें जो दे रखा है कि प्रश्न अनुसार वर्त के व्यास के सिरों पर दाब, वो हो जाएगा आपके R1 प्लस R2। अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये हो जाएगा m अपॉन ए u स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस 3ag cos थीटा और प्लस m अपॉन ए u स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस के 3ag cos पाई प्लस थीटा। तो m अपॉन r को तो मैं कॉमन ले लेता हूं, m अपॉन ए ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस के ag प्लस 3ag cos थीटा, और यहाँ पे प्लस u स्क्वायर माइनस के ag
और कॉस पाई प्लस थीटा होता है वो माइनस का कॉस थीटा होगा, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, इसलिए ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। फिलहाल ये तो 2AG तो 2AG हो गया, और यहाँ पे ये तो यू स्क्वायर माइनस के 2AG, और यहाँ माइनस ये प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा हो जाएगा और माइनस के 3AG कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप देखिए यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर मिलकर 2 हो जाएगा, तो m अपॉन ए ये हो गया 2u स्क्वायर, और माइनस 2AG और 2AG ये हो गया आपके माइनस के 4AG, और 3AG cos थीटा में से अगर यहाँ पे 3AG cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में केवल इतना ही बचेगा। आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m अपॉन ए और u स्क्वायर माइनस के 2AG। तो यहाँ पे जो दाब है वर्त के व्यास के सिरों पर दाब वो थीटा पर निर्भर नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अतः वर्त के व्यास पर दाबों का योग थीटा पर निर्भर नहीं है। अतः दोनों सिरों पर दाब अचर रहेगा, अचर होगा, और अचर होगा तो कितना होगा, 2m अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस के 2AG होगा। तो ये आपका सेकंड ऊपर में था। अब हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ टिप नहीं, अगर मैं यहाँ पे ये जो वर्त है ना वो वर्त को न लेके मैं एक डोरी ले लूं। अगर मैंने इस प्रकार से डोरी ली है, अब मैं यहाँ पे नॉट फर्स्ट की बात करता हूं। अगर मैंने यहाँ पे एक डोरी ली है जिसकी त्रिज्या ये ए लंबाई की डोरी ले ली, ए लंबाई की डोरी पे अगर यहाँ पे कोई कण बांध दिया और अब इसको मैं प्रक्षेपित करना चाहता हूँ, तो इसको किस वेग से फेंकूं, तो अगर मैं यहाँ से इसको तो बांध देता हूँ, यहाँ पे तो इसको बांध दिया, अब इसको मैं प्रक्षेप करता हूँ तो ये उसी प्रकार से गति करेगा जिस प्रकार से एक सर्कल में कण गति करता है। परंतु जो आपने यहाँ पे दाब R होता था उसके स्थान पे यहाँ पे दाब होगा वो T रहेगा, और T का फॉर्मूला वही आएगा जो m अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस के 2AG प्लस के 3AG cos थीटा रहेगा। बस यहाँ पे R की जगह हो जाएगा आपके T, और यहाँ पे अगर U वही शर्त है, अगर आप यू स्क्वायर इज लेस देन 2AG रहेगा उस अवस्था में ये इस प्रकार से गति करेगा, यहां से इस प्रकार से गति करेगा। उस अवस्था में कण मतलब ऊर्ध्वाधर व्यास के नीचे गति करेगा, ऊर्ध्वाधर नहीं, ये क्षैतिज व्यास के, क्षैतिज व्यास के नीचे गति करेगा। परंतु जब आपके यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2AG, अब 2AG उस समय यहाँ पे ये जो कण है वो इससे आपके जो ये क्षैतिज व्यास है इससे ऊपर ये निकल जाएगा यहाँ पे, और अगर यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2AG तो कण क्षैतिज व्यास के ऊपर तक जाएगा, और अगर आपकी यू स्क्वायर लेस देन 5AG हो और ये आपके 4AG से तो बड़ा हो, 4AG से बड़ा, 4AG और 5AG के बीच में हो, तो कण यहाँ पे कहीं पे भी लूज अवस्था में हो जाएगा। यानी आपके यू इसको ऐसा ले लें A2AG, यू स्क्वायर का मान 2AG से तो बड़ा परंतु 5AG से छोटा है, उस कंडीशन में यहाँ पे जो ये रस्सी है यहाँ से कहीं पे भी ढीली पड़ जाएगी, यानी T0 हो जाएगा। यानी इस यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे T0 वो T0 होगा, और T0 होगा उस समय रस्सी क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, उस समय ये प्रवलयकार गति करेगा। अतः कण क्षैतिज
व्यास के ऊपर तक जाएगा परंतु शीर्ष तक नहीं पहुंचेगा। उससे पहले ही टे इक्वल टू 0 हो जाएगा और रस्सी ढीली हो जाएगी। अब अगर मैं रस्सी ढीली हो जाएगी तथा कर्ण परवलय पथ में गति करेगा और अगर इसको ए स्क्वायर इक्वल टू ये वी यू स्क्वायर इक्वल टू 5 AG या इससे बड़ा हो तो कर्ण पूरा चक्कर लगाएगा। तो इस प्रकार से आपके वही शर्तें रहेगी, केवल आपके आर की जगह टी हो जाएगा और उनकी जो विवेचना गति की विवेचना जिस प्रकार से हमने कर्ण में की थी उसी प्रकार से इसमें भी रहेगा। और अगर यहाँ पे रस्सी से ना बांधे और अगर ट्यूब ले लें, यानी अगर कर्ण को इस प्रकार से एक ट्यूब में इसमें यहाँ पे गति कराएं, उस कंडीशन में आपके नियम तो वही रहेंगे, दाब का फॉर्मूला आर का वही रहेगा। केवल आपके कर्ण को इस अवस्था में कर्ण को यहां से यहां तक पहुंचने में आपको यू स्क्वायर इक्वल टू 5 AG करना था तो ये यहां तक पहुंचता था, मगर इसमें ट्यूब में यू स्क्वायर 4 AG अवस्था में भी ये कर्ण है ना वो आपके यहाँ पहुंच जाएगा और किसी भी अवस्था में ये अपने पथ को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये ट्यूब में है तो ये यहाँ पे अगर हो भी जाएगा अगर तो ये वापिस इसी में गति करेगा। अगर आपके 4 AG से तो यू स्क्वायर का मान 4 AG से तो छोटा है और 2 AG से बड़ा है तो भी कर्ण यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, मगर ये इसके पथ को नहीं छोड़ेगा, ऐसे नहीं प्रलयकार गति नहीं करेगा, वापस ये यू ट्यूब में आपके गति करेगा। तो ये था आपके ट्यूब में और रस्सी से बांधे और पहले उससे पहले हमने एक वर्ताकार या गोले में कर्ण की गति की विवेचना की। नेक्स्ट टॉपिक, वर्त छोड़ने के पश्चात कर्ण की परवलय गति, यानी आपके ये एक वर्त है, ये अपना वर्त है जिसका ये नीचे सबसे बिग एंड ये ए पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपके यहाँ पे बी पॉइंट है और ये आपके ऊर्ध्वाधर व्यास है। यहाँ पे आपको कहा गया है वर्त को छोड़ने के पश्चात कर्ण की गति। अब एक कर्ण ए त्रिज्या, अब यहाँ पे आपको ए त्रिज्या का ये वर्त दे रखा है, ए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ए त्रिज्या का वर्त त्रिज्या वाले किसी चिकने ऊर्ध्वाधर वर्त के सबसे नीचे के बिंदु से यू वेग से फेंका गया, तो इसको यहाँ से यू वेग से फेंका गया फेंका जाता है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर है वो 2 AG से आपको दिया हुआ है, 2 AG से तो यू स्क्वायर बड़ा है मगर तो 5 AG से छोटा है। और ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है कि कर्ण है जो आपके ये क्षैतिज व्यास इससे तो ऊपर यहां से तो ऊपर चला जाएगा मगर यहां तक नहीं पहुंचेगा, इसके बीच में कहीं पे भी यहाँ पे r बराबर 0 हो जाएगा, यानी यहां से लेके यहाँ ये कंडीशन है इसकी बात का संकेत करती है कि कर्ण यहां से लेके 90 से तो ऊपर आ जाएगा मगर पाई तक नहीं पहुंचेगा, उसके बीच में कहीं कहीं r 0 हो जाएगा। तो इस गति की विवेचना करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर r की बात करते हैं तो r होता है अपने यहाँ पे r m अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस के 2 AG प्लस के 3 AG cos थीटा, ये तो आपके r का मान होता है। और v का मान, अब v हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के AG प्लस 2 AG cos थीटा होता है। ये किसी भी कर्ण के किसी बिंदु पर वेग ये प्रतिक्रिया बल और ये वेग का फॉर्मूला है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कर्ण यहाँ पे छोड़ देते, इस बिंदु को मैं P लिखता हूँ,
P पे ये 0 हो जाता है, उसके बाद में ये प्रवलयकार गति करता है और यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ पे इसने छोड़ा तो मान लीजिए यहां से मैं इसको मिला देता हूं, तो यहाँ पे इसने छोड़ा है और यहाँ पे ये मेरा P है और ये Q पर मिलता है। तो जब भी कण आपके यहाँ से हम इसके बीच में इस वेग से फेंकेंगे तो कण यहाँ से जाएगा और इसके बाद में कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, उस कंडीशन में ये प्रवलयकार पथ गति करता हुआ यहाँ से ऐसे निकलेगा। तो इसकी विवेचना करनी है। अब हमें इसका पहले तो ये इस पद का समीकरण बताना है, यानी सबसे पहले तो r बराबर 0 हो जाता है। r इक्वल टू 0 के लिए आपके cos थीटा की वैल्यू आएगी, वह आपकी cos थीटा होता है वह 2ag माइनस u स्क्वायर होता है अपॉन 3ag। ये तो 0 हो जाएगा, इसको भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा आपके प्लस के 2ag माइनस के u स्क्वायर अपॉन 3ag होता है। अब देखिए अगर यहां से ये एंगल, ये उस कंडीशन में कि ये एंगल अपना थीटा है, ये एंगल थीटा हो तो cos जहां पे r 0 होता है तो वो थीटा ही हो गया। अब अगर मैं इसको एंगल ये अल्फा मान लेता हूं तो आपके थीटा यानी आप ये एंगल यहां से अगर मैं काउंट करूं तो इसमें से पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूं। इस कोण को थीटा किसके बराबर है, थीटा आपने पाई माइनस अल्फा के इक्वल है। तो यहां पे वैल्यू रखेंगे तो कॉस पाई माइनस ये अल्फा, तो इस प्रकार से 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag और ये हो जाएगा आपके माइनस के कॉस अल्फा और इक्वल टू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag, यानी अपने पास में cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यू स्क्वायर माइनस के 2ag अपॉन 3ag। तो ये अपना cos अल्फा का मान आ गया और ये आपका cos थीटा का मान आ गया। यहाँ पे अगर अल्फा एंगल है तो मैं अगर इसको मिला देता हूं, बाई चांस ये यहां से ऐसे निकला है, ये प्रक्षेपीय गति है, ये इस प्रकार से उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, और अगर स्पर्श रेखा की बात करें तो ये आपका स्पर्श रेखा है और ये आपके पूरा 90 डिग्री होगा, जिससे 90 माइनस अल्फा घटा देंगे तो ये एंगल आपके अल्फा आएगा। तो इसका मतलब यहां से आपके अल्फा वेग से फेंका गया है ये कण और ये इस प्रकार से परवलयकार गति करता है और इसको P को मैं मूल बिंदु मानूंगा यानी 0 0, और इस डायरेक्शन को मैं मान लूंगा मेरा एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये मेरा प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ इस प्रकार से आपकी गति करेगा। तो हम जानते हैं कि अब हम जानते हैं कि परवलय प्रक्षेपीय गति में परवलय का समीकरण, प्रक्षेपीय गति में परवलय का समीकरण होता है, समीकरण वो आ जाएगा आपकी y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, अल्फा कौन, ये जिस एंगल से इसको प्रक्षेप किया गया वो एंगल अल्फा, और यहाँ पे भी अल्फा ही रहेगा और माइनस के 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपके प्रवलय इस पद का समीकरण आएगा, मगर यहाँ पे वी स्क्वायर का मान रखेंगे। अब देखो वी स्क्वायर का मान कैसे रखेंगे, यहाँ पे वी स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस, अब यहाँ पे cos थीटा का मान रख सकते हो, तो cos थीटा ये आपके ये वाला मान रखेंगे, तो cos थीटा यहाँ पे 2ag और यहाँ पे 2ag, तो ये और cos थीटा का मान रखिए तो 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag, ये ag से तो ag कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर मैं 3 लूं
तो ये 3 तो एलसीएम हो गया, ये 3u² माइनस के 6AG 3u² माइनस के 6AG और ये कैंसिल हो गया, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस के 2 ये 4AG और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2u²। तो अपना जो v² बनेगा v², ये 3u² में से 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली फॉर u² आएगा और 6AG में से ये निकल गया तो यहाँ पे 2AG/3। इस प्रकार से v² का मान आएगा u² माइनस के 2AG। अगर मैं यहाँ से u² माइनस 2AG तो 3AG को इधर भगा दूं तो इसमें आपके ये AG cos अल्फा का मान होएगा वो u² माइनस के 2AG के इक्वल होगा। तो AG ये u² माइनस 2AG का मान अगर यहाँ रख देते हैं तो अपना जो v² का मान v² इक्वल टू ये AG cos अल्फा आ जाएगा अपॉन 3, ये आ जाएगा क्योंकि u² माइनस के 2AG की वैल्यू है AG cos अल्फा। तो v² आ गया आपके AG cos अल्फा। यहां पे अपॉन 3 रह जाएगा, इसका मतलब आपके u² माइनस 2AG अपॉन 3 को लिखेंगे AG, यहाँ 3 नहीं आएगा, यानी आपके v² का मान AG cos अल्फा आ गया क्योंकि ये 3 रह गया, AG को इधर भगा देंगे तो AG cos अल्फा u² माइनस 2AG अपॉन 3, तो u² माइनस 2AG अपॉन 3 को लिखते हैं cos अल्फा, तो यहाँ पे cos अल्फा रख दिया AG cos अल्फा, तो ये AG cos, इसका मतलब आपके v² का मान ये आ गया। तो इस कंडीशन में ये अपना v² रह गया और ये जो हम जानते हैं कि प्रक्षेपवृत्त में परवलय का समीकरण ये होता है, तो यहाँ v² का मान यहाँ से रख देंगे तो अपने जो परवलय का समीकरण, तो पद का समीकरण बनेगा, पद का समीकरण y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस 1/2, ये gx² रही है अपॉन v² का मान AG, यहाँ पे AG cos अल्फा, तो cos अल्फा यहाँ पे और cos² अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इस प्रकार से पद बन जाएगा, परवलय बनेगा वो आपकी y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस के 1/2 और ये g से g कैंसिल हो गया, और तो इस प्रकार से आपके x² अपॉन a cos क्यूब आ जाएगा, cos क्यूब अल्फा। तो ये जो पद बना इसका ये पद का समीकरण रहेगा वो ये रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि ये जो कण यहां से प्रक्षेपित गति करता हुआ एक तो ये वर्ग को यहाँ पे Q पे काटेगा और एक P पे काटेगा, तो Q पे इसको हम मिला देते थे ये, और यहाँ पे आपके P को प्रतिच्छेदित किया, तो वर्त व परवलय के पथ का प्रतिच्छेदित बिंदु, तो ये प्रतिच्छेदित बिंदु ये निकालना और ये निकालना, इसको तो हमने मूल बिंदु मान लिया, तो ये तो 0 0 आ जाएगा, ये तो 0 0 पॉइंट है, इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। और अगर मैं यहाँ से ये एंगल फाई मान लेता हूं तो ये आपका π-5 हो जाएगा, ये एंगल आपके π-5 रहेगा। तो आप देखिए सबसे पहले तो हम दो चीजें याद रखना, एक तो अपना जो v² इक्वल टू AG cos अल्फा आया हुआ है, इससे पहले हमने बात की थी, और इसे हम समीकरण 1 मानेंगे किसको, कि परवलय आपके परवलय पथ का समीकरण अभी हमने बनाया था वो y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस के 1/2 x² अपॉन a cos क्यूब अल्फा, ये आपका समीकरण आया था। इससे मैं एक समीकरण दे देता हूं फर्स्ट। अब देखिए इसका पथ तो ये तो आपके पास में इसका पथ है ही है, अब हमें इस गोले का समीकरण ज्ञात कर लिया और उसको सॉल्व करेंगे तो ये बिंदु आ जाएंगे। तो गोले का यहाँ पे तो है आपके 0 0 बिंदु,
तो पहले आपके केंद्र निकालने पड़ेंगे। तो गोले के केंद्र यानी वर्त, यहाँ पे वर्त का केंद्र हम गोले मान सकते हो, यानी वर्त हमने वर्त लिया है तो वर्त का मान सकते हो। तो वर्त का केंद्र हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि केंद्र यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्स है, तो ये दूरी आपके एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ही रहेगी, मगर वाई की नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी। ये वाई की तो नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। अगर ये त्रिज्या ए है तो ये आपके थीटा तो यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे कॉस यानी यहाँ पे ए कॉस अल्फा, तो इसका जो ये लेंथ यानी वाई लेंथ तो आ गई आपके ए कॉस अल्फा, और एक्स लेंथ, ये लेंथ एक्स की लेंथ आएगी, वो आएगी आपके ए साइन अल्फा। तो केंद्र के निर्देशांक आ गए आपके, ये यहां से एक्स तो आ गया पॉजिटिव में ए साइन अल्फा, परंतु ये वाई ऊपर डायरेक्शन है, ये नीचे, तो नीचे इस डायरेक्शन, तो इसके निर्देशांक तो ये आपके माइनस के ए कॉस अल्फा, तो ये माइनस के ए कॉस अल्फा। ये आपके वर्त का समीकरण है, नहीं वर्त के केंद्र है, तो वर्त का समीकरण क्या होगा, वर्त का समीकरण हो जाएगा आपके x माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आपके y माइनस 1 प्लस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इसके त्रिज्या है। तो ये वर्त का समीकरण आ गया। इस वर्त के समीकरण को थोड़ा सा अच्छा बना के फिर इसको सोल्व करेंगे, तो इसके निर्देशांक यानी क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे। मुझे क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने, वर्त का परवलयिक पद का प्रतिच्छेद बिंदु यानी क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 2a एक्स साइन अल्फा और प्लस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2ay कॉस अल्फा प्लस के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से इसमें से और इसमें से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो ये तो बन जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस के 2ax साइन अल्फा और यहाँ प्लस के 2ay कॉस अल्फा, ये वाला और ये वाला, और यहाँ से इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी आपके यहाँ पे ए स्क्वायर ही आएगा और इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इनको उधर भगा देते हैं, तो यहाँ पे अपना y आ जाएगा y इक्वल टू, इसमें तो ये उधर जाएगा, यहाँ पे प्लस के 2ax साइन अल्फा में भाग दे देंगे 2a कॉस अल्फा का, 2a कॉस अल्फा का, ये तो यहां से भाग दे दिया, तो ये y का मान निकाल रहे हैं यहां से, और ये उधर जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में भी भाग देंगे 2a कॉस अल्फा का। तो इस प्रकार से यहां से y आएगा वो 2a से तो 2a कैंसिल हो गया, x tan अल्फा और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a कॉस अल्फा, ये इक्वेशन दे देते सेकंड। अब देखिए y की फॉर्म ये है और ये वर्त का समीकरण है, हमने क्या निकाला, ये वर्त का समीकरण निकाला, तो ये वर्त का समीकरण ही आया, ये वर्त का समीकरण है और ये आपके परवलय का समीकरण है। तो समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे y tan अल्फा, यहाँ पे भी y tan अल्फा, और इसका मतलब ये y के इक्वल अगर मैं ये करता हूं तो x tan अल्फा से तो x tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो चीज है वो इसके इक्वल होगी, आते हैं आपके 1/2 समीकरण 1 व 2 से, ये हो जाएगा आपकी 1/2 एक्स स्क्वायर ए कॉस क्यूब अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a कॉस अल्फा आएगा, क्योंकि ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो ये इक्वल हुआ। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, तो ये 2 से तो 2 आपके कैंसिल हो गया, a से आपके a कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा से 1 कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो अपने पास में यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर भगा देंगे और कॉमन ले लेंगे, तो अपना जो वाई स्क्वायर आएगा इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा -1 आएगा, सेक स्क्वायर माइनस अल्फा को हम क्या लिखेंगे tan अल्फा, ये हो जाएगा आपके tan अल्फा
क्योंकि आपके सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पे आपके, तो इस प्रकार से आपके वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा वो आपके टेन स्क्वायर अल्फा। इनको अगर ये रूट लेंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा आया। इसे हम समीकरण थर्ड दे देंगे। तो अब देखिए ये इनको सोल्व करने से y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा है और ये वापिस से समीकरण एक से अब अगर मैं प्लस एक्स टेन अल्फा का मान यहां रखता हूं तो x की जगह में यहाँ पे नहीं सॉरी y की जगह, क्योंकि y का मान है तो y की जगह प्लस में x टेन अल्फा रखूंगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और x का मान भी 0 आ जाएगा और x का मान 0 आएगा वो यहाँ रखेंगे तो y भी 0 आएगा। तो अगर y इक्वल टू प्लस एक्स टेन अल्फा के लिए आपके जो निर्देशांक आएंगे वो 0 0 यानी ये P बिंदु पर कटेगा। फिर इसमें तो देखिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 में समीकरण 3 से y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा रखने पर यहाँ y एक्स टेन अल्फा रखेंगे उससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे एक्स स्क्वायर क्या आएगा तो आपके x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0 आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 आते ही वापिस x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो वो y बराबर 0 आ जाएगा। तो जो बिंदु P के निर्देशांक है, तो हम यही तो पता कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ये वर्त और प्रलय के पद का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा। तो पहला तो आपके प्रतिच्छेद P बिंदु पे ही करेंगे। अब दूसरा पॉइंट समीकरण 1 में समीकरण 3 से y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा रखने पर, अब अगर ये माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स टेन अल्फा इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर ए कॉस क्यूब अल्फा। अगर टेन अल्फा को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 2x टेन अल्फा और ये माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर ए कॉस क्यूब अल्फा आ जाएगा। देखिए ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपके ये 2 इधर भगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टेन अल्फा इंटू ये हो जाएगा आपके a कॉस क्यूब अल्फा इक्वल टू आपके x का मान आ जाएगा। और अगर यहाँ से टेन अल्फा को मैं साइन बटा कॉस लिखूं तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके x का मान आ जाएगा 4a यहाँ साइन अल्फा कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये 4a तो हो गया यहाँ साइन बटा कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4a साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आया। तो इससे आपके x के ये x इस क्यू बिंदु के x के निर्देशांक तो ये आ गया। अब x को हम यहां पे रखेंगे, x इक्वल टू 4a साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का मान y इक्वल टू माइनस के x टेन अल्फा में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो ये माइनस इसमें रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स का मान है आपके 4a साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू टेन अल्फा है, तो 10 को हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा रखेंगे तो इससे कॉस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस के 4a साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हो गया। अतः आपके इसका जो क्यू के निर्देशांक हो गए, क्यू के निर्देशांक, अतः आपके क्यू के निर्देशांक, अतः बिंदु क्यू के निर्देशांक हो गए x का तो हो गया आपके 4a साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और y का हो गया माइनस के 4a साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। तो ये अपना ये टॉपिक पूरा हुआ। वर्त व परवलय के पद का प्रतिच्छेदित बिंदु, तो प्रतिच्छेदित बिंदु निकालना था तो ये परवलय का समीकरण आ गया था ये,
और आपके जो यहाँ से हमने इसके सेंटर निकाल देते थे गोले के, और उसके वर्ग का समीकरण निकाल दिया था, और इसको सोल्व करने से अपना एक तो पॉइंट डी आया था और दूसरा पॉइंट ये तो आपने 0 0 आया था, जो पी के निर्देशांक 0 0 आ गया था। अब क्यू के निर्देशांक आपके ये आ गया। वर्ग को छोड़ने के पश्चात कण की प्रवलयकार गति में हमें चाप क्यू बी, यानी आपके ये चाप क्यू बी है वो 3 टाइम्स है पी बी के, यानी यहां से इसका 3 टाइम्स है। तो देखिए हमने ये लाइन क्यू एन खींची है और ये फाई है, तो ये एंगल हो जाएगा आपके फाई माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस फाइव ये वाला। और अगर त्रिभुज इसकी बात करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्यू बी यानी क्यू बी इस चाप के लिए एंगल फाई है और इस चाप के लिए एंगल अल्फा है, तो मुझे फाई और अल्फा में संबंध बताना है। तो अल्फा और फाई में संबंध बताने के लिए क्यू के निर्देशांक तो ये अपने पास में, और मैं इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ओ क्यू एन में मैं 10 फाई माइनस पाई, यानी यहाँ पे फाई ये वाला 10, इसके लिए मैं 10 निकालता हूं, तो वो क्या रहेगा लम, इसके लिए लम तो रहेगा क्यू एन, ये हो जाएगा आपके क्यू एन अपॉन आधा रहेगा आपके ओ एन, यानी ओ एन। तो 10 पाई माइनस अल्फा, ये माइनस के 10 पाई इक्वल टू क्यू एन। क्यू एन आप कैसे निकालोगे, ये दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की कंप्लीट दूरी तो ये रही 4a कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा में से घटा देंगे ये वाली लाइन थी ए साइन अल्फा, तो ए साइन अल्फा अपॉन क्यू एन निकालना है। तो क्यू एन ये यहां से ओ एन निकालना है, तो यहां से ये लेंथ तो पूरी तो ये रही माइनस के 4 है, तो माइनस नहीं लिया जाता, लेंथ में हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, माइनस तो ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो करना है। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ है वो आपकी 4a कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें से ये लेंथ घटा दीजिए तो a, अगर मैं कॉस अल्फा को घटा देता हूं, घटा देंगे तो अपने पास में जो बनेगा वो ओ एन बन जाएगा। तो यहां तो आपके माइनस के 10 फाइव और यहां से ए साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और नीचे बन जाएगा, अगर आपने नीचे से भी कॉमन ले लिया, क्या नीचे से ए कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा आपके 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखिए यहां पे तो ये ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 अल्फा बन जाएगा, तो इसको 10 में बनाने के लिए मैं अंश और हर में कॉस स्क्वायर से भाग दे देता हूं, तो ये मेरा माइनस के 10 फाइव इक्वल टू यहाँ पे 10 अल्फा, ये इसमें कॉस का भाग देंगे तो यहाँ तो बन जाएगा 4 माइनस यहाँ पे बन जाएगा कॉस का भाग देंगे तो सेक स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का भाग दिया तो ये तो 10 स्क्वायर अल्फा बन गया, यहाँ पे देंगे तो ये सेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। इसको मैं 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो सेक को लिखेंगे 1 + 10, तो ये माइनस के 10 फाइव इक्वल टू 10 अल्फा, ये 4 माइनस सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस के 10 अल्फा, और यहाँ पे 4 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस के यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से माइनस के 10 फाइव इक्वल टू 10 अल्फा, ये 4 में से निकलेगा तो 3 माइनस के 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन ये 4 10 अल्फा से 1 निकल गया, तो यहां पे बन जाएगा 3 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा माइनस के 10 फाइव इक्वल टू माइनस कॉमन लिया और इस 10 को अंदर गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 10 अल्फा, ये 3 10 अल्फा माइनस के 10 क्यूब, नीचे से तो हमने माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए यहाँ 1 तो इधर आ जाएगा और ये हो गया आपके 3 10 स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 10 5, ये आपके 10 3 का बन गया। 10 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3 10 अल्फा माइनस के 10 क्यूब अल्फा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, तो ये बन गया आपके 3 10 3 अल्फा। तो आपके 5 हो गया वो 3 अल्फा, यानी जो 5 है वो इससे 3 गुना है, इसका मतलब आपकी चाप क्यूब भी, अतः
चाप क्यू बी रहेगा वो 3 टाइम्स रहेगा चाप पीबी के, चाप पीबी के। और ये मुझे प्रूव करना था क्यू बी से वो 3 टाइम्स चाप है ये पीबी का। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब प्रवलयकार पथ पर नाभिलंब की बात करेंगे, यानी जो अगर कण यहां से छोड़ देगा तो ये प्रवलयकार पथ में गति करेगा, उस कंडीशन में इसका नाभिलंब क्या रहेगी वो उसकी बात करते हैं। तो प्रवलयकार पथ पर नाभिलंब, तो नाभिलंब का फॉर्मूला हो जाएगा आपकी, नाभिलंब का फॉर्मूला होता है आपके 2 इंटू पी बिंदु पर वेग का क्षैतिज घटक का स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ पे अगर हम P का सेट, ये देखो V वेग से यहाँ पे कण है वो V वेग से गति करता है, और ये आपके अल्फा, तो इसका क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में क्षैतिज घटक क्या होगा V cos अल्फा, ये V cos अल्फा होगा, तो यहाँ पे V cos अल्फा रखेंगे 2 इंटू V स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। चूंकि हमने पढ़ा था V स्क्वायर होता है वो आपके AG cos अल्फा के इक्वल होता है, तो V स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू AG cos अल्फा, ये और cos अल्फा क्यूब हो जाएगा अपॉन जी। इस जी से जी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A cos क्यूब अल्फा। परंतु हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे कण जब r बराबर 0 होगा उस कंडीशन में cos थीटा रहेगा वो होता है आपके 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG होता है। मगर यहाँ पे cos अल्फा की बात करेंगे तो cos अल्फा होता है, इसको भी अल्फा में चेंज करेंगे तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे पाई माइनस अल्फा रखेंगे, तो पाई माइनस अल्फा यहाँ रखेंगे तो cos अल्फा का मान हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस के 2AG अपॉन 3AG। ये cos अल्फा का यहाँ मान रखेंगे तो ये 2A तो है, और ये यू स्क्वायर माइनस के 2AG अपॉन 3AG का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो यहाँ पे 2A, इसका स्क्वायर करेंगे होल क्यूब करेंगे तो ये तो 3 इंटू 3 9 9 27, यानी 27A क्यूब जी क्यूब, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2AG क्यूब। तो यहां से तो आपके ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके 2A यू स्क्वायर माइनस AG का क्यूब अपॉन ये बन जाएगा आपके 27A स्क्वायर जी क्यूब। तो ये आपके नाभिलंब का सूत्र ये आया। नेक्स्ट है महत्तम ऊंचाई जहां तक कण पहुंचता है, यानी यहां से यहां तक महत्तम ऊंचाई ज्ञात करनी है कहां तक कण पहुंचता है। तो इस प्रलय के लिए हम जानते हैं प्रक्षेपीय गति में महत्तम ऊंचाई होती है वो फॉर्मूला होता है आपके यू स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन 2G। तो ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2G होता है। तो अब देखिए ये u तो जब प्रारंभिक वेग u लिया जाता है तो यहाँ से जिस वेग से फेंका जाता है प्रक्षेप किया जाता है वो वेग है, मगर यहाँ पे प्रक्षेप वेग v है तो इस u स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे v स्क्वायर लिखेंगे। और हम जानते हैं चूंकि v स्क्वायर होता है, अभी हमने बात की थी AG cos अल्फा होता है, तो ये मान यहाँ रखेंगे तो महत्तम ऊंचाई आ जाएगी आपके, यहाँ से ये ऊंचाई निकाल रहे हैं अभी तक, तो वो ऊंचाई आएगी आपकी AG ये v स्क्वायर का मान AG cos अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G, ये g से g कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके a cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ये 1/2 आया। ये तो यहां से यहां तक, तो बिंदु A से महत्तम ऊंचाई वो हो जाएगी यहां से, पहले तो A से आधी दूरी O तक, ये दूरी हो जाएगी A त्रिज्या के इक्वल, ये A त्रिज्या के इक्वल हो गई। अब यहां से यहां तक की दूरी हो गई आपके A cos अल्फा, तो ये हो गया आपके A cos अल्फा। इसके बाद में ये दूरी जो अभी हमने निकाली थी वो, तो प्लस 1/2 A cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से आपके
ए से महत्तम दूरी यहां तक पहुंचने में जो दूरी रहेगी वो ये रहेगी। वर्त को छोड़ने के पश्चात जो कण की गति रहती है उसकी लास्ट विवेचना में आपकी 5 है। परवलय व ऊर्ध्वाधर व्यास का प्रतिछेदन, एक तो ये परवलय है ये और ये ऊर्ध्वाधर व्यास है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने। पहले तो इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने, फिर इस पॉइंट की यहां से ए से हाइट बतानी है। तो हम जानते हैं परवलय का समीकरण वो हो गया y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस की 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन ए कोस क्यूब अल्फा, ये हम जानते हैं। तथा माना परवलय व ऊर्ध्वाधर व्यास यहां पे एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एस का एक्स निर्देशांक तो हो गया, एक्स निर्देशांक तो यहां से, जैसे ये अपना मूल बिंदु है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने थे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो इसके इक्वल है, तो ए साइन अल्फा, तो वो तो हो गई आपके ए साइन अल्फा, यानी आपके एक्स आ चुका है ए साइन अल्फा। इसके लिए अब ये एक्स का मान यहां पे रखेंगे, तो y इक्वल टू यहां एक्स का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके ए साइन अल्फा ये, और 10 को लिख दूंगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए कोस क्यूब अल्फा। यहां से तो आपके ए साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कॉमन, ए से तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके ए साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए साइन स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बच गया ए साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे 1/cos, ये बचा 1/cos अल्फा माइनस के 1/2 ए साइन स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे cos क्यूब अल्फा बच गया। यहां से भी अगर मैं ए साइन स्क्वायर अल्फा और 2 cos क्यूब अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे तो आ जाएगा आपके 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के ये 2 cos स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके y निर्देशांक आ गया ये वाला 2 साइन स्क्वायर अल्फा और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन ये 2 यहाँ नहीं है, यहाँ a और 2 cos क्यूब अल्फा, ये y निर्देशांक। तो s के निर्देशांक वो हो गया, x तो हो गया आपके a साइन अल्फा और y हो गया आपकी a साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 cos क्यूब अल्फा। तो ये निर्देशांक तो हो गया आपके यहां पे s की। अब s के निर्देशांक आने के बाद में यानी अब मुझे निकालना है, यानी a से s की दूरी वो आ जाएगी, यहां से ये तो त्रिज्या a हो गई और यहां से ये दूरी हो गई a cos अल्फा और यहां से यहां तक का y निर्देशांक, इसका y निर्देशांक तो प्लस का a साइन स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 cos क्यूब अल्फा। तो ये आपके a से s की दूरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके वर्ग को छोड़ने के पश्चात जो गति रही उसकी हमने विवेचना आज की।